बेटा स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज वर्ब। क्या कहा मैंने? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी है गिवन सेंटेंस में। सबसे पहले जब भी आप एरर वाले क्वेश्चंस को जब सॉल्व करने बैठते हैं, किसको? एरर वाले क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करते हैं तो उसमें सेंटेंस की जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्ट हो गया, एडवर्ब हो गया, इन सबको डिटेल में पढ़िए। ये चीजें आपने अगर कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर ली तो फिर एरर के क्वेश्चंस में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम एरर के क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसकी टॉकिंग की जा रही है। मैन सबसे हमारा वर्ब सेंटेंस में वर्ब आने का सबसे बड़ा जो ना किसी का कंट्रीब्यूट होता है वो सब्जेक्ट का होता है कि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे ही हम उसमें वर्ब यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप इंग्लिश की जो रीडिंग होती है वो सबसे ज्यादा कीजिए, बार बार रीडिंग पे फोकस कीजिए। रीडिंग से वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी, इंटरेस्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट्स को, वर्ब्स को, एडवर्ब, एडजेक्टिव, मतलब जितने भी अपने 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उनको समझना सीख जाओगे कि कौन सा क्या है, और वहीं से फिर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएंगे। गलत वहीं पे होता है। तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा, क्या कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा हमारा? सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब आती है वो भी कैसी होती है? सिंगुलर। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा हमारा, सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। वहां कौन सा? ये तो मुझे ही पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब यूज करनी है। बट वर्ब का कंसेप्ट आया तो मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कि जो वर्ब होती है इसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इन 5 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। बेसिकली अगर मैं टॉकिंग करूं तो जैसे मैंने लिखा गो, वेंट और गॉन, यहां आएगा बेटा सिंगुलर गोज होता है और ये गोइंग। इससे आपकी बुक्स में 5th फॉर्म और ये 4th फॉर्म के नाम से भी लिखी हुई मिलती है, या फिर इससे 5th बोल, 4th बोल, इससे 5th बोल दिया जाता है। कुछ उल्टा पुल्टा में होते रहता है, आगे पीछे अलग अलग बुक्स में देखने को मिल जाती हैं। बट मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया है, आज फिर से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं इस बात को। तो बेटा यहां देखो, गो के अंदर यहां ईएस ऐड किया। क्या किया इन्होंने? गो में ईएस ऐड कर दिया और यहां गोज को डिजाइन कर दिया। बट ये वर्ब आप याद कीजिए, फर्स्ट फॉर्म के साथ में जब भी हम एस और ईएस को ऐड करते हैं तो उसे सिंगुलर फॉर्म कहा जाता है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज की जाती है। ये कहां यूज की जाती है? विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। फिक्स है बेटा। मैं सिंगुलर वर्ब आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। सिंगुलर वर्ब आपने बनाई कैसे? आपने फर्स्ट फॉर्म में जब एस और ईएस को ऐड किया तो आपने क्या बना दिया? गोज, सिंगुलर फॉर्म बना दी। और याद कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में विद सिंगुलर सब्जेक्ट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस को ऐड करते हैं, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं। और वहीं से इसका नाम पड़ा हुआ है सिंगुलर वर्ब। वहीं बेटा यहां गोइंग है, इस फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी लगाया और बना दिया क्या? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। बात समझ में? तो मुझे एक बात बताओ, इसी को तो आपने डिजाइन करके ये बनाया, इसी में आपने डिजाइन करके ये बनाया, तो फिर आप इसे 4th फॉर्म क्यों कहते हो भाई? आप इसे 4th फॉर्म और 5th फॉर्म क्यों कहते हैं? नहीं कहना चाहिए। ये बात तो होगी। दूसरा मेरे को बात बताओ, जब फर्स्ट फॉर्म में आपने एस और ईएस ऐड किया तो यहां गोज बना और गोज को आपने सिंगुलर कहा, तो ये तो आपकी प्लूरल फॉर्म हुई ना, ये तो आपकी प्लूरल फॉर्म हुई ना। और आपको यह भी याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में विद प्लूरल सब्जेक्ट
हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया करते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं और हमने कहा प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आती है, सो दैट इट इज प्लूरल वर्ब एंड इट इज सिंगुलर वर्ब। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो इसको बाय एग्जांपल्स भी देख लो एक बार। मैंने कहा आई ड्रिंक सम वाटर, यहां ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आई को हम प्लूरल मानते हैं। आई को हम क्या करते हैं? प्लूरल मानते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्लूरल वर्ब भी कहते हैं, प्लूरल वर्ब। तो बन गया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। बट यहां पे सी गोज टू स्कूल, यहां पे मेरे दोस्त ये देख, ये जो गोज किया आपने, इस गोज के साथ में गो प्लस में एस या ईएस, इस कंसेप्ट को यूज किया। गो क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आपने क्या कर दिया, और इसी को तो हम सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर फॉर्म। दैट्स इट। ये बात समझ में आई कि ये प्लूरल वर्ब क्यों कहा गया कि सर ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लेस हो रही है। इसको सिंगुलर वर्ब क्यों कहा गया? सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस में प्लेस हो रही है, इसलिए इसे प्लूरल वर्ब कहा जाता है और इसे सिंगुलर वर्ब कहा जाता है। ओके भाई, बात समझ में? तो यहां एक नया कंसेप्ट आपको यह भी सीखने को मिल गया कि फर्स्ट फॉर्म को हम प्लूरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये चीज मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखी है, सिंगुलर वर्ब क्यों है ये और ये कॉन्टिन्यूअस क्यों है, ये मैंने पहले बता रखा आपको। चलो आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट जो अवॉइड किए जाते हैं ना, मैं उनको भी एक्सप्लेन करके चलूंगा, आपको बताया ही नहीं जाता। आप बोलोगे हाँ जी सर ये कैसे हो रहा है, लेकिन बेसिकली आपको पता तो है, आप भी उन्हें इग्नोर कर देते हो, देखते नहीं हो, बस रट्टा मार के बैठे, कंसेप्ट कभी पढ़ते ही नहीं हो, थ्योरीज को रट के बैठे हो। थ्योरी को रटने से कुछ नहीं होता बेटा, थ्योरी को समझना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग लोगे। विदाउट अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं हो पाने वाला। देखो अब बात करते हैं थोड़ा सा आई और यू पे। इसमें एग्जाम डाल ग्रीन वाले। आई और यू की बात करते हैं, बड़े अच्छे सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले आई पे बात करते हैं। बेटा आई सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही वर्ब होगा, वर्ब लेगा। और प्लूरल होगा तब प्लूरल ही वर्ब लेगा। अब समस्या ये होगी सर ये सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी आप इसे प्रेजेंट में यूज करते हैं। क्या कहा मैंने? जब भी आप इस बेटा आई को प्रेजेंट में पढ़ते हैं, प्रेजेंट में, सुनना मेरी कहानी, अपने आज में जी रहे हैं, अपने प्रेजेंट में आई को अगर आपने यूज किया है तो आप इसे प्लूरल मानोगे इन प्रेजेंट। लेकिन आप जब पास्ट में चले गए, किस में चले गए? पास्ट में, तब आप इसे सिंगुलर मानोगे। तो ये कहानी शुरू हुई हमारी आई के साथ में, और आई को हमने बोला कि इसे एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट और एज ए प्लूरल सब्जेक्ट बोथ टाइप से यूज किया जाता है। सिंपल सी कहानी कि सिंगुलर हम इसे कब मानेंगे? जब इस आई सब्जेक्ट को या आई प्रोनाउन को हम प्रेजेंट केसेस में यूज करेंगे, तब हम इसे बेसिकली किस में मानेंगे? प्लूरल में मानेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और प्लूरल के साथ में प्लूरल ही वर्ब यूज करनी है, लेकिन दैट टाइम हम यूज करते हैं इसे अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट। वो टाइम होता है हमारा पास्ट, और पास्ट में जब इसे सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कंसीडर करोगे तो वहीं पे आप इसको एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करोगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। ओके,
दैट्स इट। आइए बेटा बाय एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं हमारे कंसेप्ट को। और कंसेप्ट कुछ ऐसे बोलता है, आई एम ए स्टूडेंट। यहां देखिए बेटा, आई के साथ क्या आ गया, एम। बट सर एम क्या प्लूरल फॉर्म होती है? बिल्कुल बेटा, एम क्या होती है, प्लूरल होती है बेटा, जो ओनली आई के साथ ही माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये प्लूरल वर्ब, आई टेक टी, इसको हमने क्या किया, प्लूरल मान लिया। क्या मान लिया, प्लूरल माना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कहां लगाते हैं, प्रेजेंट में लगा। कहां लगाते हैं, प्रेजेंट में। और अभी अभी हम पीछे पढ़ गए हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लूरल वर्ब। रुकना, मैं सब में इंक डलवा लूं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा। हाँ जी बेटा, तो ये बात समझ में आई क्या, कि आई को हमने प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया, और प्लूरल सब्जेक्ट हमने कंसीडर किया तो आई के साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में होता है, तो ये तो समझ में आ गया कि आई प्रेजेंट में यूज होता है, और प्रेजेंट में हम इसे प्लूरल ही मानते हैं। तो यहां देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल वर्ब भी कहते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं बेटा, और एग्जांपल लें, तो मेरे आदि मानव, यहां देख, आई हैव डन माई वर्क। देखो, आई को मैंने प्लूरल माना, आई को मैंने क्या माना, प्लूरल। इसी वजह से यहां पे हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज की। आई बात समझ में? तो सब जगह पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब यूज हो रही है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब यूज की, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब यूज की। बट ये आई को हम प्रेजेंट में प्लूरल मानते हैं, सो हमारा पहला कंसेप्ट क्लियर हो। इसके बाद में मैंने कहा सेकंड में, आई वॉज वर्किंग विथ माई फादर। यहां देखो बेटा, आई क्या है, सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल। इस बार ये प्लूरल नहीं है, क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि वॉज क्या होती है, सिंगुलर। तो ये याद रखेंगे, पास्ट और वॉज का यूज हम कहां करते हैं, पास्ट में करते हैं। कैसे पता चला, सर बी की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट में यूज होती है विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहां से पता चलता है कि आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये पास्ट का सेंटेंस है, तो सिंपल सा कंसेप्ट निकल गया। जब हमने आई को पास्ट में एज ए सब्जेक्ट कहा, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में ये कैसा आता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, क्योंकि ये पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। वहीं पे हम बात करें प्रेजेंट में आई की, तो आई को प्रेजेंट में प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इसी वजह से ये प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब लेता है। एग्जांपल से आपने देखे, समझ में आया होगा कंसेप्ट। इसके बाद हम चलेंगे किस पे, यू पे। यू, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद में बिल्कुल तुरंत हम चलते हैं यू के ऊपर। आओ बेटा, तो लगाओ हेडिंग अपनी यू। यू बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। यू क्या होता है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। लेकिन इन दोनों केस में अगर मैं बात करूं, तो जो वर्ब आती है वो ऑलवेज प्लूरल ही होती है। ऑलवेज क्या होती है, प्लूरल वर्ब ही यूज की जाती है।
कैसे, इस बात को मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जाम पे डिपेंड ऐसे बताने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। यहां पे ये कौन है, सोनू, इसके सामने यहां इसका एक दोस्त खड़ा है, मोनू। इसने इसको स्पीक किया यू, समझ गए? यहां पे ये सिंगुलर है तब भी से यू बोला, लेकिन मोनू के सामने यहां खड़े थे उसके 3 दोस्त, इनको भी इसने स्पीक किया क्या, यू। होता है ना, मैंने आपको भी यू बोला और मेरे सामने एक सिंगल कैंडिडेट खड़ा था उसको भी मैंने यू बोल दिया, तो दोनों केस में बेटा बात तो एक ही है ना। तो मैं कंसिडर नहीं कर पाया कि मैंने वो सिंगुलर के लिए यूज किया या प्लूरल के लिए यूज किया। और अगर मैं ये कंप्लीटली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं तो उसे हमारे लैंग्वेज में प्लूरल ही कंसिडर कर लिया गया ऑलवेज की, इसे ऑलवेज क्या मान लीजिए, प्लूरल मान लीजिए, सो दैट यू के साथ हमेशा क्या लगाओगे, प्लूरल वर्ब ही लगाओगे, चाहे आप एक की बात करो या 1000 की बात करो। समझ गए कैसे? एक बात देखो, सीमा, सीमा यू कम हियर, सीमा यू कम हियर। बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या होती है, प्लूरल होती है। क्या होती है, प्लूरल होती है। और यहां समझ में आ रहा है कि सीमा केवल एक क्या है, एक लड़की की बात हो, सिंपल सा समझ में आ रहा है। तो यहां सब्जेक्ट हमारा ये यू कैसा है बेटा, सिंगुलर, कैसा है, सिंगुलर। फिर भी इसके साथ में क्या यूज किया आपने, प्लूरल वर्ब यूज की। वही मैं बात करूं, यू कम हियर। अब मैं इस सेंटेंस को पढ़ के ये नहीं लगा सकता, मैं तो बोल रहा हूं कि मेरे को तो पता है कि मैं किसको बुला रहा हूं, लेकिन क्या आपको पता है कि किसको बुला रहा हूं? आप समझ सकते हैं इस बात को? बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, दिमाग में नहीं आती ये बात आपके कि एक को बुला रहे हैं 10 को बुला रहे हैं। समझ गए बात को? समझ रहे हैं ना, कहानी को समझ रहे हैं। ऐसा ही बोलते हैं यू ऑल, यू और तुम सब, तुम सभी। बात को समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा कंसेप्ट इजी भले दिखता है लेकिन इजी नहीं है बेटा। हम इन चीजों को छोड़ देते हैं, और छोड़ना अच्छी बात नहीं है किसी भी चीज को, क्योंकि हर चीज की अपनी प्लेस पे अच्छी इंपॉर्टेंस होती है। तो इस बात को समझना कि इस सेंटेंस में को पढ़ के मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि इसमें मैं एक की बात कर रहा हूं या फिर 100 या फिर कुछ किसी और की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। बट सर यहां आपने इसके साथ में क्या यूज की, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है, प्लूरल होती है, इतना मुझे पता है। और अगर ये आपको पता है तो यहां सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आपने क्या लगा दिया, प्लूरल, और जहां आपने इसको प्लूरल माना वहां तो प्लूरल आना ही आना है। तो सिंपल सी बात है, यू को चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा हो या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज हो रहा हो, दोनों केस में आपको जो वर्ब लगानी है वो क्या लगाओगे, प्लूरल ही लगाओगे। क्योंकि कई बार टीचर्स ये बोलते हैं कि मैं तो किसी एक कैंडिडेट को बुला रहा हूं, और उस एक कैंडिडेट को बुलाने के चक्कर में स्पोकन इंग्लिश में आप क्या कर लेते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, लेकिन वो गलत है बेटा। स्पोकन और रिटन दोनों दो डिफरेंट लैंग्वेज हैं। स्पोकन के कंसेप्ट केवल स्पोकन में एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन वो बोलना भी गलत होता है। कभी भी यू के साथ हम सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे किसी भी केस। समझ गए बात? चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये प्रोनाउन 2 थे जो हमारे लिए एक उलझन पैदा करते हैं कि कब इनको सिंगुलर माना जाए, कब इनको प्लूरल माना जाए, वो वाली बात। तो इन दोनों की प्रॉब्लम की आपकी सोल्व हुई होगी। एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उसमें लगाओ 2 वर्ब को पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे, 2 ऐसी वर्ब हैं, नीड और डेयर, है ना, नीड और डेयर। ये 2 ऐसी वर्ब हैं जो सेंटेंस में एज ए मैन वर्ब भी प्लेस हो जाती हैं और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी प्लेस होती है।
इन दोनों के लिए। तो अब पहला पॉइंट लगाओ और लिखो नीड। पहला पॉइंट लगाओ लिखो नीड। बेसिकली अगर मैं बात करूं बेटा इसमें ए पॉइंट लगा के एज ए मैन वर्ब, भाई इसको जब एज ए मैन वर्ब हम कंसिडर करते हैं तो उस केस में यहां जो इसकी हिंदी निकलती है, हिंदी मीनिंग जो होता है इसका वो क्या होता है बेटा, आवश्यक। क्या होता है, किसी चीज की हमें आवश्यकता कितनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज नीड दिखाता है। कैसे, आई नीड सम मनी। आई के साथ में नीड लगा, यहां पे ये एज ए मैन वर्ब सेंटेंस में प्लेस हुआ। तो यहां मुझे आवश्यकता है कुछ मनी की, धन की। ठीक है, आई बात समझ में। सी नीड्स टू वॉक, उसको जरूरत है चलने की, वॉक करने की, उसको आवश्यकता है वॉक करने की। तो यहां पे ये देखो किसके साथ हुआ बेटा, एज ए मैन वर्ब सेंटेंस में प्लेस हुई है। कैसे आई है, एज ए मैन वर्ब सेंटेंस में ये प्लेस की गई। इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो कैसे बन जाएगा, आई डू नॉट नीड सम मनी। आई डू नॉट नीड सम मनी, सिंपल। यहां ये एज ए मैन वर्ब सेंटेंस में प्लेस हुआ है, नॉट हेल्पिंग वर्ब। कैसे पता चला कि सर यहां देखो इसके बाद में कोई और मैन वर्ब नहीं है। दूसरा यहां देखो अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो ये हेल्पिंग वर्ब कभी भी सेंटेंस में नहीं आती। नॉट यहां पीछे आता, यहां नहीं आता। काफी सारी सिचुएशन में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस नीड को कि ये मैन वर्ब है। वही बात करें इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, सी डज नॉट नीड, सी डज नॉट नीड टू वर्क। लॉजिक आसानी से हमारा टॉपिक बना, कोई दिक्कत नहीं। बताओ मुझे यहां इस बात में कोई प्रॉब्लम। लेकिन मैं बात करूं यहां अपने पॉइंट बी की, एज ए मैन वर्ब, किस फॉर्म में, एज ए, सॉरी मैन वर्ब तो हो गया ना, कहां जा रहा है दिमाग, एज ए हेल्पिंग वर्ब। मैंने नीड को कंसीडर किया एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कैसे सेंटेंस में प्लेस होती है वो देख मेरे आदि मानव, यहां देख। सी नीड नॉट गो डियर। सी नीड नॉट गो डियर। यहां देखो बेटा ये नोट होता है ना, वो सेंटेंस में आफ्टर हेल्पिंग वर्ब या फिर आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हो गया, या फिर बिफोर मैन वर्ब, या तो मैन वर्ब के पहले, या इसी बात को मैं उल्टा करके बोले तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में। इन दो केसेस में ये प्लेस हो सकता है एक सेंटेंस। कौन कौन से कहा मैंने, नोट जो है या तो हेल्पिंग वर्ब के पहले, सॉरी बाद में, या मैन वर्ब के पहले। तो अगर ये सेंटेंस में इस प्लेस पे आया, इस सेंटेंस में इस प्लेस पे आया है, तो ये वाला जो प्लेस है ये बिल्कुल मैन वर्ब के पहले है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तभी तो इसके बाद में है ना, समझने की कोशिश करना। तो मैन वर्ब तो सेंटेंस में कौन है, गो, और नीड के इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आई कि नीड के बाद में जब जब आपको नॉट देखने को मिल जाए, कैसे फॉर्म में आए, सिंपल सी बात है, नीड, नीडंट या फिर नीड
नॉट, अगर इन दोनों फॉर्मेट में आता है तो आप समझ जाइएगा कि यहां दाल में कुछ काला, और काला क्या है कि नीड यहां पे एज ए हेल्पिंग वर्ब प्लेस हुआ है, नॉट मेन वर्ब। ये बात याद रखें। दूसरा, मैं कभी भी इसका सिंगुलर नहीं बना सकता जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। इट मींस इसका मतलब ये हुआ सी needs not go there। इस बात को समझने की कोशिश करना। यहां पे यहां नीड के साथ में मैंने देखो क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये क्या है, सरासर बेवकूफी है। यहां नीड ही आएगा। जब नीड एज ए हेल्पिंग वर्ब प्लेस किया गया है, मैंने क्या कहा, नीड सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब प्लेस किया गया है, उस केस में आप यहां चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहां नीड ही लगाना है। एस या ईएस का यूज हमें नहीं करना। याद रखेंगे अच्छे से, इस बात को अपने दिमाग में स्टोर करके रखें। आप कहोगे सर ये तो नेगेटिव फॉर्मेट हो गया। यहां मैं आपको लिख देता हूं, जो नीड है ना, नीड नॉट, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आता है। दोनों केस में सेम प्लेस होता है, नीड नॉट। ठीक है। दूसरी बात याद रखना, इसका कभी भी अफर्मेटिव नहीं बनेगा। इट मींस मैं अगर ये लिख दूं सी नीड गो डियर, ये फॉर्मेट कभी नहीं बनेगा। याद रखेंगे, ये वाला फॉर्मेट आप कभी भी नीड का नहीं बना सकते। यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, याद रखिएगा। तो इस बात को याद भी रखेंगे। आप कहोगे सर क्या हुआ कि नीड जो है वो नेगेटिव फॉर्मेट में ही एज ए हेल्पिंग वर्ब कंसीडर किया जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब चाहे वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, चाहे वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, दोनों केस में नीड नॉट ही यूज किया जाएगा। अब आपको एग्जाम में अगर ये वाला फॉर्मेट दे दे कि नीड को बोला कि एज ए हेल्पिंग वर्ब कंसीडर किया गया है, उसके बाद में अगर आपको वर्ब दे दी, तो बेटा ये फॉर्मेट आपका बिल्कुल रॉन्ग माना जाएगा। क्या बोलेंगे, इस फॉर्मेट को हम बिल्कुल रॉन्ग मानेंगे, कहते हैं बिल्कुल सही नहीं है। इस सेंटेंस को मैं अगर राइट फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, सी नीड टू गो डियर, और यहां पे क्या लगाऊंगा, देखो ग्रीन पेन से लगाता हूं मैं। अब देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इसके बाद मैंने नीड लगाया एज ए मैन वर्ब, एज ए मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद में मैंने क्या लगा दिया, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसे हम क्या बोलते हैं, इंफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफिनिटी बोलते हैं। अब यहां देखो, तो सिंपल सी कहानी क्या बन गई, इस वाले सेंटेंस का अफर्मेटिव कुछ ऐसे बनेगा, नीड एज ए हेल्पिंग वर्ब ओनली नेगेटिव सेंटेंस में कंसीडर होगा, और नेगेटिव सेंटेंस के बाद में कभी भी आप नेगेटिव सेंटेंस में जब भी कंसीडर करोगे तो इसके साथ एस नहीं लगा सकते, कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए हम इसके साथ में एस लगा। और मैं इधर लिख लेता हूं, यहां नीड की थोड़ी सी कहानी बच गई है, उसको मैं यहां लिख देता हूं। दूसरा, सी नीड नॉट टू गो डियर। ओए होए होए, यहां देखो हमने इसे एज ए हेल्पिंग वर्ब ही कंसीडर किया, नीड को हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब ही कंसीडर किया, क्योंकि नीड के बाद में हमने नॉट यूज कर लिया। लेकिन ये फॉर्मेट हमारा गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहां देखो आपने क्या लगा दिया, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तभी लगा सकते हैं जब टू के पहले हमारे पास में या तो वर्ब हो या कोई दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हो। याद रखना,
कभी भी डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। इस कंसेप्ट को आप लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस में टू और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फॉर्मेट आपका बिल्कुल रॉन्ग माना जाता है। अरे मैंने क्या लिख दिया, लो जी, ये रॉन्ग फॉर्मेट माना जाता है। इस बात को अच्छे से आप याद रखेंगे बिल्कुल। तो ये आपकी नीड की कहानी थी, बिल्कुल बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत 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 ज्यादा इजी। ये समझ में आया होगा आपको नीड, है ना, याद रखेंगे। क्योंकि भाई आजकल एग्जाम में लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे पूछना तो रट्टे के बैठे हो तुम लोग, है ना, पूरे ग्रामर को रट्टा मार के बैठे हैं। लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, और लॉजिकल क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक्स में बनना बहुत छोटी सी बात है। देखो कितना बड़ा लॉजिक इसमें छुपा हुआ है। यहां नीड के साथ नोट नहीं लगा सकते, टू नहीं लगा सकते, यहीं पे नीड के साथ आपने टू लगा दिया। यहां नीड नॉट गो आ रहा है, यहां नीड्स के साथ में एस नहीं कर सकते, यहां नीड के साथ मैंने एस भी लगा दिया। मतलब चीजें एक दूसरे के साथ पूरक बन के चल रही हैं, ऐसा भी तो मान सकते हैं ना अपन। इजी के साथ साथ बहुत ही डिफिकल्ट भी दिखता है। छोटी सी चूक हुई मुन्ना, 2 नंबर गए तेल लेने, तो बबुआ मेरे बहुत ही ध्यान से रहना। चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं डेयर को। ट्रूथ और डेयर बचपन में बहुत खेला होगा ना आपने, कभी ट्रूथ लेना ही नहीं है, और अभी तो वैसे भी नहीं ले सकते, है ना, पोल पट्टी खुल जाएगी कभी भी, है ना। ट्रूथ और डेयर मत खेला करो, बहुत अच्छी चीज है पर बहुत गंदी चीज है तुम लोगों के लिए। और कभी भी ट्रूथ और डेयर खेलो तो सबसे पहले खुद का टर्न रखो कि मैं पूछूंगा ट्रूथ और डेयर। और पूछना क्या होता है, डेयर, डेयर नहीं देंगे, ट्रूथ पे बात करेंगे। सारी पॉल पट्टी जान लो, एक ही क्वेश्चन में ऐसा पूछो उससे कि पूरी कहानी बाहर निकल जाए।